Hello, all. A very warm good morning to all of you. I welcome you to the Business Standard newspaper analysis of 27th of November, that is of today. My name is Rahul Kopulwar and I'm your faculty for general awareness. Some of the topics that we will be discussing today with respect to bonds relation, bonds, BSE, NSE, SEBI, climate change, COP28, LIC, and so on and so forth. So first news is with respect to BSE, NSE as well as something about small and medium enterprises. तो अगर कोई भी एंटिटी है वो छोटी है या फिर वो मीडियम एंटरप्राइजेस है तो वो डायरेक्टली अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं कर सकती है। स्टॉक एक्सचेंज मतलब कौन सा स्टॉक एक्सचेंज? बड़े वाले स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर्स को लिस्ट नहीं कर सकती है। तो उनके लिए बीएसई और एनएसई ने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया है। ठीक है, बड़ा प्लेटफॉर्म जो आप देखते हैं जहां पे आप जीरोधा पे जाके ट्रेड करते हो, अप स्टॉक्स पे जाके ट्रेड करते हो, बीएसई और एनएसई पे जाते हो, दैट इज बड़ा प्लेटफॉर्म। वहां पे लार्ज कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनीज, मीडियम कैप कंपनीज होते हैं। बट ये स्मॉल कंपनीज और मीडियम कंपनीज वो बड़े वाले स्टॉक एक्सचेंज पे कब आ सकते हैं? कुछ कंडीशंस को मीट करने के बाद, कुछ साल बिजनेस करने के बाद ही वो बड़े वाले स्टॉक एक्सचेंज पे आ सकते हैं। चलो, तो अगर एक छोटी कंपनी है, सपोज राहुल एक्सवाइजेड लिमिटेड, वो स्मॉल कंपनी है, तो वो अपने शेयर्स डायरेक्टली बड़े वाले स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। उसको अगर अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करनी है तो उसको एसएमई स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करना पड़ेगा, एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एसएमई प्लेटफॉर्म छोटा प्लेटफॉर्म एज कंपेयर टू नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंजेस, एज कंपेयर टू लार्ज स्टॉक एक्सचेंजेस। तो राहुल एक्सवाइजेड लिमिटेड पहले एसएमई प्लेटफॉर्म पे जाएगा और अपने शेयर्स को लिस्ट करेगा। चलो, तो सेबी डायरेक्टली ये छोटे कंपनीज को बड़े स्टॉक एक्सचेंज पे जाने क्यों नहीं देती है, और उसी के साथ साथ छोटे कंपनीज उस स्टॉक एक्सचेंज पे जा क्यों नहीं सकते हैं? ठीक है, पहली तो बात कंपनी की ओर से देखो यार, अगर वो बड़े स्टॉक एक्सचेंज पे जाना चाह रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर्स फॉलो करनी पड़ेगी, उसके लिए उनको मैन पावर भी तो लगेगा। ठीक है, मैन पावर लगेगा यार, मैन पावर को तो कॉस्ट भी देनी पड़ेगी ना। अगर मैन पावर को उनको कॉस्ट देनी पड़ रही है तो छोटे कंपनीज का रेवेन्यू या फिर उनका प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा दे रहे मैन पावर को तो आपका प्रॉफिट जो है कम होगा। तो कंपनीज अपना स्टॉक डायरेक्टली बड़े स्टॉक एक्सचेंज पे इसलिए भी नहीं लगाना चाहती है क्योंकि उनका कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। अगर कॉस्ट ज्यादा है तो उसके वजह से उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, अभी इन्वेस्टर्स के लिए क्या? सेबी इन्वेस्टर्स के लिए भी तो सोचती है। सेबी का काम क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। तो सेबी बोलती है कि यार ये छोटे कंपनीज अगर डायरेक्टली बड़े प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे ना तो वहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स रहेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भी रहेंगे। ठीक है, तो ये जो छोटे कंपनीज है इनके डूबने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि नहीं पता इनका बिजनेस चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो अगर ये छोटे कंपनीज बड़े स्टॉक एक्सचेंज पे जा रहे हैं, बड़े स्टॉक एक्सचेंज पे क्योंकि छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, तो उनका पैसा डूबने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। क्योंकि अगर कंपनी डूब गई, कंपनी के स्टॉक्स नीचे आएंगे। कंपनी के अगर स्टॉक्स नीचे आएंगे, अगर राहुल जैसे छोटे इन्वेस्टर ने अगर वो कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो राहुल का वहां पे लॉस भी होगा। तो इसलिए सेबी चाहती है कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट सेफ रखने के लिए छोटे छोटे कंपनीज को डायरेक्टली बड़े स्टॉक एक्सचेंज पे ना आने दे। तो उनको क्या करना पड़ेगा? स्मॉल मीडियम प्लेटफॉर्म पे ही अपने शेयर्स को स्टार्टिंग में लिस्ट करना पड़ेगा। तो एसएमई प्लेटफॉर्म पे इतने इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं। एसएमई प्लेटफॉर्म पे अगर 100 इन्वेस्टर्स है तो आपके जो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस है, बड़े प्लेटफॉर्म्स है, उन पे आपके 1000 इन्वेस्टर्स होते हैं। तो एसएमई प्लेटफॉर्म पे छोटे छोटे ही इन्वेस्टर्स होते हैं, थोड़े ही इन्वेस्टर्स होते हैं। समझ गया? कंपनी नहीं जा सकती है, कंपनी जाना भी नहीं चाहती है क्योंकि उनका नेट प्रॉफिट नीचे आ जाएगा। इन्वेस्टर्स
का इंटरेस्ट भी सेव करने के लिए सेबी ये छोटे छोटे कंपनीज को बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने शेयर्स लिस्ट करने नहीं देती है। क्यों? क्योंकि ये छोटे कंपनीज का भरोसा नहीं होता है कि ये कितने दिन तक सस्टेनेबल रहेगी। अगर वो कंपनी डूब गई तो राहुल जैसे इन्वेस्टर ने वो कंपनी में अगर इन्वेस्ट किया होगा तो राहुल जैसे इन्वेस्टर का भी पैसा डूब जाएगा। तो इसीलिए सेबी चाहती है कि ये छोटे मोटे कंपनीज है वो एसएमई प्लेटफॉर्म पे ही अपने शेयर्स को लिस्ट करे। चलो, तो ये जो बीएसई और एनएसई ने ये छोटा प्लेटफॉर्म निकाला है, कब निकाला है यार? ये प्लेटफॉर्म निकाला है 2012 में। तो 2012 से एसएमई प्लेटफॉर्म निकला हुआ है। तो छोटे छोटे कंपनीज पहले एसएमई प्लेटफॉर्म पे जाएगी और अपने शेयर्स को लिस्ट करेगी। ये प्लेटफॉर्म कब निकाला है? मार्च 2012 को। ठीक है। अभी यार छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे कितने दिन रहेंगे ना ये कंपनीज? ठीक है, ज्यादा दिन तो नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि उसको उनको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स मतलब उनके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा। ठीक है, जब ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा तभी तो हम ग्रो कर पाएंगे ना, तभी तो स्मॉल कंपनीज ग्रो कर पाएगी। ठीक है, तो इसलिए स्मॉल कंपनीज को बड़े स्टॉक एक्सचेंज पे जाना अनिवार्य है, उनको जाना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बट उनके लिए कुछ कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया उनको फॉलो करना पड़ेगा। क्या क्या क्राइटेरिया है अभी हमें वो देखना है। Where the applicant will be required to have a net worth of at least 15 crore for the preceding 2 financial year। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का नेटवर्थ 15 करोड़ तो होना चाहिए ही चाहिए, ये पहली कंडीशन है। नेटवर्थ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, अगर कंपनी के एसेट्स है 100 करोड़, कंपनी की लाइबिलिटीज है 50 करोड़, तो उस केस में कंपनी का नेटवर्थ कितना हो गया? 50 करोड़। कंपनी का एसेट्स है 200 करोड़, कंपनी की लाइबिलिटी है 50 करोड़, तो उस केस में नेटवर्थ कितना हो गया? 150 करोड़। तो नेटवर्थ जब भी 15 करोड़ के ऊपर है पिछले 2 साल में, तो एक कंडीशन को फुलफिल किया जा रहा है ये एसएमईस के द्वारा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा। चलो, द एप्लीकेंट फर्म नीड्स टू बी लिस्टेड ऑन एसएमई प्लेटफॉर्म फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स। उनको एसएमई प्लेटफॉर्म पे 3 साल के लिए रहना पड़ेगा। बिसाइड्स दे नीड टू हैव 250 पब्लिक शेयर होल्डर्स बिफोर शिफ्टिंग टू द मेन बोर्ड। पब्लिक शेयर होल्डर्स मतलब क्या? पहले तो आपको समझना पड़ेगा प्राइवेट शेयर होल्डर्स मतलब क्या, प्रमोटर्स मतलब क्या। ऐसे लोग जो कंपनी स्टार्ट करते हैं उनका प्रमोटर्स बोलते हैं। ऐसे लोग जब कंपनी नई नई खुली है तब कंपनी में स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको आप प्रमोटर बोलते हो। सपोज रिलायंस हैज बीन स्टार्टेड बाय धीरूभाई अंबानी, सो धीरूभाई अंबानी इज अ प्रमोटर। धीरूभाई अंबानी के किसी फ्रेंड ने उनको पैसा दिया एट द इनिशियल स्टेजेस, जब कंपनी बन रही थी तभी उनको पैसा दिया गया है धीरूभाई अंबानी को फ्रॉम हिज फ्रेंड, तो हिज फ्रेंड विल आल्सो बी कॉल्ड एज अ प्रमोटर। ठीक है। प्राइवेट पार्टी, प्राइवेट पार्टी, प्राइवेट शेयर होल्डर्स मतलब क्या यार? यार मैंने ना मेरे चाची को, मेरे चाचा को, मेरे बहन को, मेरे भाई को, मेरे क्लोज रिलेटिव्स को मैंने मेरे शेयर्स दिए हुए हैं। मैंने मेरे जाने पहचाने लोगों को शेयर्स दिए हुए हैं। मैंने मेरे कंपनी में ओनरशिप दी हुई ही है। So that is known as private issue. That is known as private shareholders. प्राइवेट शेयर होल्डर्स मेरे जाने पहचाने हुए लोगों को अगर मैंने शेयर्स दिया है, मैंने मेरे कंपनी ने शेयर्स दिया है, तो उसको आप प्राइवेट शेयर होल्डर्स बोलोगे। पब्लिक शेयर होल्डर्स मतलब आम जनता, मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग जिनका कोई भी रिलेशन नहीं है कंपनी के साथ, जो प्रमोटर भी नहीं है, उनका कोई भी रिलेशन नहीं है कंपनी के साथ, दे आर नोन एज पब्लिक शेयर होल्डर्स। तो ऐसे पब्लिक शेयर होल्डर्स से मिनिमम 250 पब्लिक शेयर होल्डर्स कंपनी के पास होने चाहिए ऑन एसएमई प्लेटफॉर्म। चलो, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 2 साल में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए कंपनी का। पिछले 3 साल का फाइनेंशियल ईयर देखेंगे, उसमें कोई भी 2 साल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए। टैक्स भरने के बाद भी जो भी प्रॉफिट बचता है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। कब होना चाहिए? पिछले साल में। तो लेट्स से हमें मेन एक्सचेंज पे जाना है 2025 को, तो 2024 वाले फाइनेंशियल ईयर में ना हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब 1 रुपए भी हो सकता है, 0.5 रुपीज भी हो सकता है, 2 रुपीज भी हो सकता है, 100 करोड़ भी हो सकता है, 1000 करोड़ भी हो सकता है।
ठीक है, बट पॉजिटिव होना चाहिए। पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द एप्लीकेंट कितना होना चाहिए? शुड बी मोर देन 10 करोड़ एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी एटलीस्ट 25 करोड़। मार्केट कैपिटलाइजेशन, number of shares in the market into current price of share is known as market capitalization. This we have already studied. Paid up equity capital मतलब क्या यार? 100 shares रिलायंस ने इशू किए हैं at the price of 10 rupees, ठीक है, तो कंपनी को पैसा मिला है शेयर होल्डर्स के तरफ से 90 शेयर्स का, ठीक है, मतलब कंपनी को कितना पैसा मिला है यार? कंपनी को मिला है 9,000 रुपए। 100 शेयर्स थे, 10 रुपए पे इशू किए थे, सो 100 शेयर्स थे, 10 रुपए पे इशू किए थे मान के चलो, सो द टोटल वैल्यू ऑफ दैट शेयर कैपिटल वुड बी 1,000 रुपीज, ठीक है, उसमें से 90 शेयर्स का ही पैसा कंपनी को मिला हुआ है, सो 90 इंटू 10 कितना हो गया? 900 रुपीज। सो 900 रुपीज वुड बी योर पेड अप कैपिटल एंड बाकी 100 रुपीज वुड बी योर अनपेड कैपिटल, अनपेड इक्विटी कैपिटल। तो ऐसा पैसा जो भी इक्विटी इशू करने के बाद कंपनी को आया हुआ है उसको आप पेड अप इक्विटी कैपिटल बोलोगे। 100 शेयर्स में से क्योंकि 90 शेयर्स का पैसा मिला है और 90 शेयर्स की वैल्यू है 900 रुपए, सो दैट 900 रुपीज वुड बी द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो ऐसा पेड अप इक्विटी कैपिटल जो भी एप्लीकेंट है, जो भी छोटी कंपनी है, उनका पेड अप इक्विटी कैपिटल मिनिमम 10 करोड़ तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज बोली गई है अमॉन्ग अदर पैरामीटर्स, यार ये तो बेसिक चीज है यार। यहाँ पे क्या बोला है? कंपनी जो है, कंपनी को कभी भी सेबी ने बार नहीं किया हो, कंपनी पे कोई भी कभी केस नहीं चल रहा हो एनसीएलटी के द्वारा, कंपनी के जो प्रमोटर है उनको भी सेबी ने कभी बैन ना किया हो फॉर ट्रेडिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस, तो ऑब्वियसली यार एक कंपनी अगर बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना चाह रही है तो पहले तो बात कंपनी के कोई पेंडिंग केसेस नहीं होने चाहिए एनसीएलटी में, ठीक है, या फिर कोर्ट्स में, और कंपनी के प्रमोटर्स का कभी बैन भी नहीं किया जाना चाहिए बाय दी सेबी। अगर ये सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है, ये सारी की सारी सिचुएशन जब सेटिस्फाई हो रही है, तब जाके कंपनी एसएमई प्लेटफॉर्म से मूव हो सकती है टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज, लाइक वी सी इन आवर डेली लाइफ। तो ये गाइडलाइंस कब से इफेक्टिव किए जाएंगे? ये गाइडलाइंस इफेक्टिव किए जाएंगे फ्रॉम जनवरी 1 2024। ये गाइडलाइंस अभी बस बीएसई ने दिए हुए हैं। तो ये सारी जो चीजें हम पढ़ रहे हैं रिक्वायरमेंट्स, दैट इज द requirement of BSE in order for a company to move from SME platform to the stock exchange, that is to the large stock exchange. Good. I hope it is damn clear. I tried to explain every single thing that has been written on that slide in a very detailed manner. If you have any kind of doubts, do let me know in the comment section. Okay, so let's move forward. So second is about the Pradhan Mantri Narendra Modi is going to attend the World Climate Action Summit. ये वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट कौन से कॉन्फ्रेंस के अंदर किया जा रहा है? ये वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 के अंदर इनॉग्रेट किया जा रहा है। COP 28 के अंदर ये वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट हेल्ड किया जा रहा है, तो यहाँ पे मोदी जी जाने वाले हैं। तो COP 28 के अंदर हेल्ड किया जाने वाला है, मतलब ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होगा? वहीं पे जहां पे COP 28 अभी होने वाला है नवंबर 28 से। मतलब कहाँ पे यार? दुबई UAE में ये वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट होने वाला है। यहाँ पे सारे कंट्रीज के लोग मिलेंगे, सारे कंट्रीज के प्रेसिडेंट मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीजें, क्या क्या क्लाइमेट इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं जिसके वजह से इंडिया का पूरे ग्लोबल लेवल का ग्लोबल वार्मिंग कम किया जाएगा, इसके बारे में बात की जाएगी। तो यूएई के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यूएई के प्रेसिडेंट पता होने चाहिए, दैट इज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान एंड ही इज आल्सो द रूलर ऑफ अबू धाबी, ठीक है। तो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। यस, एंड नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अबाउट LIC. You should know there is only one life insurance company which is a public sector.
So one public sector insurance company name is Life Insurance Corporation. ठीक है, and it is the largest life insurance corporation. It is the largest life insurance corporation among all the life insurance companies, whether it be a private or whether it be a public sector. What LIC is trying to do, LIC is trying to set up their fintech unit. फिनटेक यूनिट में क्या बोला जा रहा है कि यार ना हम एक फिनटेक प्लेटफॉर्म बनाना है, ऐसा LIC बोल रहा है. फिनटेक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके मदद से फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचा जाया पहुंचाया जा रहा है. दैट प्लेटफॉर्म इज नोन एज फिनटेक. फोन पे इज अ फिनटेक, जीरोदा इज अ फिनटेक, ठीक है. आपका पॉलिसी बाजार इज अ फिनटेक, पैसा बाजार इज अ फिनटेक. क्यों यार? क्योंकि पॉलिसी बाजार से आपको इंश्योरेंस बेचे जा रहे हैं. सो इंश्योरेंस इज व्हाट? इंश्योरेंस इज फाइनेंशियल सर्विसेज. तो ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर फाइनेंशियल सर्विसेज बेची जा रही है तो उसको आप फिनटेक बोलते हो, ठीक है. एसबीआई का योनो ऐप, योनो इज अगेन अ फिनटेक प्लेटफॉर्म ऑफ एसबीआई. क्यों? क्योंकि यार योनो ऐप के मदद से फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी की जा रही है बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सो एसबीआई का योनो इज अ फिनटेक यूनिट, ठीक है. तो एलआईसी ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उसके अंदर ये फिनटेक यूनिट बनाने वाले हैं. प्रोजेक्ट का नाम क्या है? डाइव, दैट इज डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहांसमेंट. अब ये फिनटेक की जरूरत क्या पड़ी यार? अभी ना एलआईसी जो बेची जाती है, ठीक है, एलआईसी का जो लाइफ इंश्योरेंस बेचा जाता है वो कैसे बेचा जाता है यार? एजेंट्स के थ्रू बेचा जाता है, या बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप के थ्रू बेचा जाता है, या फिर डायरेक्ट भी सेल किया जाता है, ठीक है. डायरेक्ट सेल, यार मुझे पता है कि ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छी है, तो मैं एलआईसी के ऑफिस में जाऊंगा और उनको बोलूंगा कि मुझे ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए. दैट इज डायरेक्ट सेल. एजेंट, यार एलआईसी ने बहुत ज्यादा एजेंट्स रखे हुए हैं अपने हर एक सिटी में. तो वो एजेंट्स क्या करते हैं? कस्टमर्स के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लाइफ इंश्योरेंस प्लान का क्या बेनिफिट्स है, ठीक है. तो एजेंट्स आते कस्टमर के पास, बेनिफिट बताते हैं और कस्टमर को कन्विंस करते हैं टू बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. Agents are nothing but the brokers which acts as an intermediary between the LIC and the customers. तो एजेंट को क्या देना पड़ता है? LIC को बहुत अच्छा कमीशन देना पड़ता है टू सच काइंड ऑफ एजेंट्स. क्यों? क्योंकि LIC का बिजनेस बढ़ रहा है यार, तो एजेंट्स को तो पैसा देगा ही देगा. What is bank assurance partnership? Bank assurance partnership is a partnership between a bank and an insurance company. ये पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है? बैंक अपने ब्रांचेस के थ्रू इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं टू द बैंक कस्टमर्स. फॉर एन एग्जांपल, एसबीआई हैज पार्टनरशिप विद टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. तो एसबीआई क्या करेगी? अब ये बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप होने के बाद एसबीआई अपने ब्रांचेस के थ्रू ये लाइफ इंश्योरेंस बेचेगी ऑफ टाटा एआईए, ठीक है. तो दोनों को कुछ फायदा है क्या? ऑब्वियसली फायदा है यार. एसबीआई क्योंकि ब्रोकर का काम कर रहा है बिटवीन द कस्टमर्स एंड द इंश्योरेंस कंपनी, तो एसबीआई अपना कमीशन चार्ज करेगा, तो जिसकी वजह से वो अपना रेवेन्यू बढ़ाएगा. इंश्योरेंस कंपनी को क्या फायदा है? इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स मिल रहे हैं, तो उसका भी रेवेन्यू बढ़ जाएगा एंड इन टर्न उसके प्रॉफिट्स भी बढ़ जाएंगे. आई होप इट इज क्लियर. So next we move on to COP28 expectations. Expectation क्या है यार COP के अंदर? क्या बातें चलने वाली है? इंडिया क्या बोलने वाला है इसके अंदर? तो इसके बारे में भी हमें थोड़ी बात करनी पड़ेगी. COP कब चालू होने वाला है? अभी चालू होने वाला है 28 नवंबर से. कब तक होने वाला है? दिसंबर 12 तक. कहाँ पे होने वाला है? दुबई यूएई में होने वाला है. तो ये सारे कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे और आपस में डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेट चेंज को कैसे मिटिगेट किया जा सकता है.
ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, ग्लोबल लेवल पे क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए ताकि हर एक कंट्री अपना ग्लोबल वार्मिंग कम करे। ठीक है, तो अभी ये देखिए कि इसमें और क्या क्या लिखा हुआ है। This year is on track to become the hottest on record, with average global temperature inching 1.43 degrees Celsius above the pre-industrial average. So ऐसा माना जा रहा है कि 2023 सबसे वार्मेस्ट ईयर रहेगा ऑन आवर प्लैनेट। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हम जैसे लोग, इंडस्ट्रीज पोल्यूशन कर रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है कंटिन्यूअसली। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हमारा ग्लोबल टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, सो कितने लोग मिलने वाले हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स, ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स या फिर मिनिस्टर्स ऐसे मिलके कम से कम ऐसे 100 नेशंस के लोग आने वाले हैं ये COP28 के लिए। ठीक है, हमारा एक पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था कब? 2015 में। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट, ये कौन से नंबर का पेरिस एग्रीमेंट था? COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कौन से नंबर का था? आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताइए। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था, तो वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कौन से नंबर की थी? दैट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आप मुझे बताओगे या मैं ही बता दूं आपको? चलो मैं ही बता देता हूं। दैट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वाज 21, दैट इज 7 years बैक, 7 to 8 year बैक हमने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया था। वहां पे हमने बोला था कि यार जो भी हमारा ग्लोबल वार्मिंग रहेगा वो हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रखना है। कितना रखना है? ग्लोबल वार्मिंग हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखना ही रखना है। बट अभी ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो पेरिस एग्रीमेंट में चीजें लिखी हुई थी ये फॉलो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। ठीक है, तो 2023 को आप ग्लोबल स्टॉक टेकिंग ईयर भी बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि 2023 में एक्चुअल में कंट्रीज देखने वाले हैं कि यार 2015 में जो उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था ना, पेरिस एग्रीमेंट, उसके अंदर जो उन्होंने बोला था कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग रहेगा 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाएगा, तो ये ऊपर सीरियसली गया हुआ है या नहीं गया हुआ है, इसका सर्वे 2023 में किया जाएगा, ऐसा बोलना है। So that why it is called as a global stock taking year. चलो, so OECD ने बोला है कि developed nations has finally met the goal of providing $100 billion annually for climate action in developing countries. ठीक है यार, हमें पता है ये डेवलप्ड कंट्रीज के वजह से ही ना ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार यूके में इतने ज्यादा इंडस्ट्रीज है थे, यूएसए में इतने ज्यादा इंडस्ट्रीज थे और अभी भी है, रशिया में इतने ज्यादा इंडस्ट्रीज है, फ्रांस में इतने ज्यादा इंडस्ट्रीज है। तो इन्होंने पिछले 50 साल से जो भी ये एक्टिविटीज कर रहे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कर रहे, उन्हीं के वजह से तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है, ऐसा इंटरनेशनल कम्युनिटी का मानना है। तो इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज बोल रहे हैं यार हमने तो कुछ गलती ही नहीं की है, तो हम क्यों फालतू में क्लाइमेट चेंज जैसे प्रॉब्लम्स में हमारा पैसा इन्वेस्ट करें। ठीक है, हम पैसा इन्वेस्ट भी तो नहीं कर सकते यार। हम अगर क्लाइमेट चेंज में ही पूरा पैसा डालेंगे तो पोवर्टी को कैसे भगाएंगे, हेल्थ केयर को कैसे इंप्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज बोलती है कि हमें डेवलप्ड कंट्रीज से पैसा दे दो क्योंकि उनकी गलती हम क्यों भुगतेंगे। तो इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। आप देखते हो यूएसए ने इंडिया को पैसा दिया, जापान ने इंडिया को पैसा दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया अपने क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स में के थ्रू अपना ग्लोबल वार्मिंग कम कर सके, अपना नेट जीरो का टारगेट अचीव कर सके, अपने कंट्री में ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स ले सके। तो इसके लिए ये डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा देगी। चलो, COP26 कहाँ पे हुआ था पता होना चाहिए, सवाल आया था RBI ग्रेड बी 2023 फेज 2 में रिसेंटली। COP26 पे डिटेल क्वेश्चन था। ठीक है, तो जो हमने डिस्कस किया हुआ है 3 दिन पहले वाले लेक्चर में। COP26 कहाँ पे हुआ था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। COP27 कहाँ पे हुआ था? इजिप्ट में हुआ था। चलो,
तो यहाँ पे क्या बात हुई थी पिछले साल के COP 27 में कि हमें ना लॉस और डैमेज फंड एक बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? लॉस और डैमेज फंड बनाना चाहिए to bankroll climate adaptation efforts of the particular vulnerable countries that are facing the impact of global warming caused by historical polluters in developing economies। ठीक है, ये लॉस एंड डैमेज फंड में क्या हो जाएगा ना, ये जो भी डेवलप्ड इकोनॉमीज रहेगी उन्होंने जो भी पोल्यूशन किया है पिछले कुछ सालों से, उनको बोला है कि आप ये फंड में पैसा डालते रहो। यूएसए 100 करोड़ डाल दो, यूके 20 करोड़ डाल दो, रशिया 40 करोड़ डाल दो, फ्रांस 30 करोड़ डाल दो, जर्मनी 1000 करोड़ डाल दो। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज को बोला है कि यार लॉस एंड डैमेज फंड में ना आपको पैसा कंटिन्यूअसली डालते रहना है, और ये पैसा यूज करके डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा दिया जाएगा, जिसके वजह से वो क्लाइमेट चेंज रिगार्डिंग इनिशिएटिव्स ले सके। चलो, so but draft does not make it obligatory on the developed world to contribute to the fund, but यही दिक्कत है कि ऑब्लिगेशन नहीं किया हुआ है अब तक। ठीक है, तो यूएसए, रशिया, इन पे कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि ये फंड में उनको पैसा डालना है। बट मुझे ऐसा लगता है, मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ कि COP 28 में शायद इसकी बात की जाएगी कि ये ऑब्लिगेटरी होना चाहिए। अगर ये ऑब्लिगेटरी होगा तो ही जाके पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा मानना है कि ये जो LDF है ना, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, इसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, वर्ल्ड बैंक को देनी चाहिए। तो ये वर्ल्ड बैंक ये LDF में जो भी पैसा जमा हुआ है, ये LDF से पैसा निकालेगा और डेवलपिंग कंट्रीज को दे देगा। ठीक है, तो ऐसा सजेशन किया हुआ है। सो COP 28 एक्सपेक्टेशंस क्या? एक्सपेक्टेशंस हमने पहले ही बोले, इंडिया भी बोलता है कि हमें डेवलप कंट्रीज से पैसा चाहिए। ठीक है, बस इतना बोलना है। हमें तो चाहिए ही चाहिए यार, बट हमारे जैसे बाकी लोगों को भी पैसा चाहिए। कौन से बाकी लोग? वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, जो हमने पढ़ा था 2 या 3 दिन पहले। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक अफ्रीकन नेशंस, उनको भी पैसा मिलना चाहिए। उसके लिए भी इंडिया ने फर्म स्टैंड लिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उन्होंने क्या बोला? इंडिया शेयर इन ग्लोबल ऑयल डिमांड इज 5.5%। ठीक है, तो इंडिया का शेयर यार बहुत कम है। अगर हम ग्लोबल कंट्रीज की बात करें, हम डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करें, चाइना की बात करें और यूएसए की बात करें, तो उसके कंपैरिजन में इंडिया कम हद में ऑयल को यूज कर रहा है। ऑयल को यूज कम हद में कर रहा है मतलब ग्लोबल वार्मिंग या फिर इंडिया में पोल्यूशन भी कम हो रहा है एज कंपेयर टू यूएसए एंड एज कंपेयर टू चाइना। ठीक है, तो इंडिया इतना बड़ा पोल्यूटर नहीं है जितने बड़े यूएसए और चाइना है। ठीक है, क्योंकि इंडिया शेयर इन ग्लोबल ऑयल डिमांड इज 5.5%, और बाकी यूएसए और चाइना का तो आपको पता है। हाउएवर ये ग्लोबल ऑयल डिमांड अगले 5 साल में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6.6%। ये किसने बोला है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के सेक्रेटरी जनरल ने बोला है। ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के सेक्रेटरी जनरल कौन है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बारे में हालांकि हमने डिस्कस किया है 4 से 5 दिन वाले पहले लेक्चर में, तो आप वो स्लाइड भी देख सकते हो, वो वीडियो भी देख सकते हो। चलो, नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक which is related to interest rate, bond prices and bond yields। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने इस चीज का रट्टा मारा होगा कि इंटरेस्ट रेट के वजह से बॉन्ड प्राइसेस कैसे इंपैक्ट हो रहे हैं या यील्ड कैसी इंपैक्ट हो रही है, बट रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। ये आप आराम से आसानी से समझ सकते हो। ये अगर आपने मेरा एक बार समझ लिया तो आपको कोई भी लेक्चर, कोई भी PDF कभी भी पढ़नी नहीं पड़ेगी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड प्राइसेस एंड बॉन्ड यील्ड्स। आपको हर एक चीज आज बॉन्ड के बारे में समझ जाएगी। ठीक है, बॉन्ड मतलब क्या? बॉन्ड मतलब यार एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर से एंटिटीज पैसा बोरो करती है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। बॉन्ड एक पेपर है यार, एक पेपर है। वो पेपर इन्वेस्टर्स को दिया जाता है और इन्वेस्टर्स उसके बिहाफ में कंपनी को पैसा देते हैं।
ठीक है, कुछ नहीं, क्या है, पेपर है कि पेपर ये इन्वेस्टर्स को दिया जाता है, इन्वेस्टर्स उसके अगेंस्ट में कंपनी को पैसा देते हैं, उसको आप बॉन्ड बोलते हो। ठीक है, सपोज रिलायंस ने 100 रुपीज का बॉन्ड बनाया है, 100 रुपीज का बॉन्ड बनाया है, मतलब वो ये 100 रुपीज का बॉन्ड इन्वेस्टर को दे रहा है। तो 100 रुपीज का बॉन्ड है, बॉन्ड प्राइस 100 रुपीज है। ठीक है, तो इन्वेस्टर को बोलेगा कि इसके अगेंस्ट में आप मुझे 100 रुपीज दे दो। हम आपको क्या देंगे, एक बॉन्ड दे देंगे। बॉन्ड क्यों देना है यार, क्योंकि इन्वेस्टर ने पैसा दिया है तो उनको कुछ कागज भी तो चाहिए, कुछ रिटर्न प्रूफ भी तो चाहिए। दैट रिटर्न प्रूफ इज नथिंग बट द बॉन्ड। अगर इन्वेस्टर राहुल इन्वेस्टर है, अगर राहुल रिलायंस को पैसा दे रहा है तो रिलायंस भी कुछ ना कुछ देगा ना राहुल को। तो रिलायंस ने राहुल को बॉन्ड दे दिया। राहुल का क्या फायदा है, राहुल को अपने इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट जो बॉन्ड पे मिलता है उसको आप कूपन बोलते हो, उसको आप बोलते हो कूपन या कूपन रेट। तो 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट राहुल ने किया है, उस पे रिलायंस अगर 8% का कूपन रेट दे रही है पर एनम, तो राहुल को उसके 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे रिलायंस के तरफ से 8 रुपए हर साल आएंगे। कूल, गेट इट सर। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड, ऐसा प्राइस जो बॉन्ड पे लिखा हुआ होता है उसको आप फेस वैल्यू बोलते हो। 100 रुपए का बॉन्ड है, 100 रुपए की वैल्यू फेस 100 रुपए आपके पेपर पे लिखा हुआ है, उसको आप फेस वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड बोलोगे। ठीक है, अभी इसका क्या फायदा है, ठीक है, और उसके साथ पहले दो और कंसेप्ट समझ लो कि बॉन्ड्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड बॉन्ड्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑल्सो। ठीक है यार, 100 रुपीज का बॉन्ड है, दैट इज उसका फेस वैल्यू है। ऐसा वैल्यू जो बॉन्ड के पेपर पे लिखा हुआ होता है दैट इज फेस वैल्यू। ठीक है, तो 100 रुपीज का बॉन्ड है, ठीक है, 100 रुपीज का फेस वैल्यू है। इन्वेस्टर, लेट्स से एक रुचि सोया जैसी कंपनी है, उसके बॉन्ड की डिमांड ही नहीं है मार्केट में। क्यों, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब चल रही है। तो ऑब्वियसली ऐसे फाइनेंशियल कंडीशन वाले कंपनी में कोई पैसा अपना इन्वेस्ट करना के लिए ही नहीं देखेगा। तो रुचि सोया का 100 रुपीज का फेस वैल्यू का बॉन्ड है। रुचि सोया बोलती है ठीक है यार, आप 100 रुपीज का मत खरीदो क्योंकि आप हमारा बॉन्ड खरीदोगे नहीं, हमें पता है, क्योंकि हमारी कंडीशन ही बेकार है। तो रुचि सोया बोलती है कि हम 50 रुपीज पे आपको बॉन्ड दे देंगे। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 50 रुपीज पे बॉन्ड मिलने वाला है इन्वेस्टर्स को, बट उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि बॉन्ड जो बेचा जा रहा है डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है। ठीक है, अगर एक ऐसी कंपनी है टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स ने बॉन्ड इशू किया, टाटा मोटर्स की डिमांड हमेशा मार्केट में होती है क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है। तो फेस वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड है 100 रुपीज, बट वो बेचा जा रहा है 150 रुपीज पे। तो हम बोलेंगे कि ये बॉन्ड प्रीमियम पे बेचा जा रहा है टाटा मोटर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे 50 रुपीज में राहुल का बॉन्ड प्राइस हो गया 50 रुपीज, फेस वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड है 100 रुपीज, बट राहुल खरीद रहा है बॉन्ड को 50 रुपीज पे। ठीक है, so face price of a bond would be 50 rupees and face value of a bond would be 100 rupees. 150 rupees के केस में price of a bond is 150 rupees, face value is 100 rupees. Cool. So आपको जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है बॉन्ड के ऊपर, वो कौन से प्राइस पे दिया जाता है, जिस प्राइस पे आप खरीदते हो बॉन्ड प्राइस पे दिया जाता है या फिर फेस वैल्यू पे दिया जाता है, फेस वैल्यू पे दिया जाता है, जो मैंने आपको बताया 100 रुपीज का फेस वैल्यू है, उसी पे आपको 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। आप कितने पे उसको खरीद रहे हो उसका मैटर नहीं करता है। इसको रट्टा मारना पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं मारना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यार आप 100 रुपीज का अगर लोन ले रहे हो बैंक में जाके, तो आप किस चीज पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो, 100 रुपीज पे अगर आप लोन ले रहे हो, दैट 100 रुपीज वुड बी कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल अमाउंट। तो आप किस पे लोन चुकता कर रहे हो, आप किस पे इंटरेस्ट दे रहे हो, आप वो 100 रुपीज पे ही इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हो बैंकों को। ठीक है, 100 रुपीज पे ही आप ईएमआई पे कर रहे हो बैंकों को। तो जिस
चीज पे आप खरीद रहे हो, आई मीन जिस चीज पे आपने लोन लिया है उसी चीज पे आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है बैंकों को, ठीक है। तो प्रिंसिपल पे आप इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पे बॉन्ड का प्रिंसिपल क्या हो गया? बॉन्ड का प्रिंसिपल इज नथिंग बट द फेस वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड, ठीक है। तो प्रिंसिपल पे अगर आप इंटरेस्ट रेट बैंक पे दे रहे हो तो वही प्रिंसिपल पे आपको बॉन्ड पे भी इंटरेस्ट रेट मिलेगा यार, ठीक है। तो बॉन्ड का प्रिंसिपल इज नथिंग बट द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का दूसरा नाम है पार वैल्यू। सो प्रिंसिपल वैल्यू, फेस वैल्यू एंड पार वैल्यू इज द सेम थिंग, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ गया है कि व्हाट इज द कूपन रेट ऑफ अ बॉन्ड, प्राइस ऑफ अ बॉन्ड, ये मैंने आपको बता दिया है। व्हाट इज यील्ड, ठीक है। तो टोटल रिटर्न जो राहुल को मिल रहा है उसके बॉन्ड इन्वेस्टमेंट पे, दैट इज टर्म्ड एज बॉन्ड यील्ड, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल लो, फेस वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड इज 100 रुपीज, आपने परचेज किया है वो बॉन्ड 90 रुपीज पे, आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है पर एनम में 8% का। तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, एक साल के अंदर कितना इंटरेस्ट पेमेंट मिलने वाला है आपको? 8 रुपीज। सो 8 रुपीज का आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। 8 रुपीज इज योर प्रॉफिट फॉर दैट पर्टिकुलर 1 ईयर, ठीक है। तो जब भी आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हो, यील्ड इज नथिंग बट द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज आप निकालते हो, किस पे निकालते हो? कॉस्ट प्राइस पे निकालते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप वही चीज करोगे। आपको रिटर्न प्रॉफिट कितना हुआ एक साल का? 8 रुपीज हुआ है। आप किस पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस क्या है बॉन्ड का? 8 रुपीज/90। सो द बॉन्ड यील्ड वुड बी 8.89%। सिंपल। जब बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाएगी उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको इंटरेस्ट रेट कितना दिया जाएगा बॉन्ड पे? वो तो 8% ही रहेगा क्योंकि वो तो फेस वैल्यू पे मिल रहा है। सो इंटरेस्ट रेट वुड बी 8 रुपीज ओनली। बट इस केस में आपका बॉन्ड यील्ड डिक्रीज हो जाएगा। कैसे डिक्रीज हो जाएगा यार? क्योंकि आपने हाई कॉस्ट पे कुछ चीज बाय की है ना। आपने अगर कुछ चीज हाई कॉस्ट पे बाय की है तो ऑब्वियसली आपको जो प्रॉफिट्स आएंगे वो कम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर राहुल ने बॉन्ड 110 रुपए पे बाय किया है तो क्या होगा? राहुल का यील्ड कितना आएगा? 8 रुपीज/110 रुपीज। सो द यील्ड वुड बी 7.27%, ठीक है। तो पहले जब आप 90 रुपए में कुछ चीज खरीद रहे थे उस केस में आपको बॉन्ड यील्ड ज्यादा मिल रहा है, आपको इस पे प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। बट जब आप किसी चीज को ज्यादा प्राइस पे खरीद रहे हो, बॉन्ड को आप ज्यादा प्राइस पे खरीद रहे हो, तो आपको जो भी प्रॉफिट मिलता है वो ऑब्वियसली कम मिलेगा। दैट्स व्हाई द यील्ड वुड बी लेस, ठीक है। तो क्या हो रहा है? जैसे जैसे बॉन्ड प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे यील्ड डिक्रीज होगा, ठीक है। अ सिंपल थिंग, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लो, 5 साल का एग्जांपल ले लो, ठीक है। सपोज कंपनी 5 साल के लिए 8-8 रुपए दे रही है। 8-8 रुपए मतलब कितना हो रहा है? 5 साल के लिए 8 रुपए मतलब 40 रुपए हो गया। तो 5 साल में 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। किसको प्रॉफिट हुआ है? राहुल को प्रॉफिट हुआ है। तो 40 पर उसने बॉन्ड कितने में खरीदा था? बॉन्ड उसने खरीदा था 90 रुपीज पे। तो इस केस में राहुल का प्रॉफिट वुड बी राहुल का प्रॉफिट और बॉन्ड यील्ड वुड बी 44%। तो सेम चीज ले लो यार, 40 रुपए का 5 साल के लिए आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, उतना प्रॉफिट आपको मिल रहा है। तो 40 बाय आप 110 कर लो, आपको इसमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 36%, ठीक है। तो द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज, जैसे जैसे आपका बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट कम होते रहेगा, वैसे वैसे आपका यील्ड कम होते रहेगा। चलो, so what is the relation between interest rate, bond price and bond yield? अगेन और थोड़ा बैंक डिपॉजिट्स की तरफ जाते हैं। इंटरेस्ट रेट मतलब क्या यार? बैंक डिपॉजिट्स पे जो भी आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो हम इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अगर
बैंक के डिपॉजिट्स पे अगर आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है तो आप बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करने के लिए देखोगे क्या? नहीं देखोगे। क्यों? बिकॉज बैंक डिपॉजिट्स आर अ सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट व्हेन वी कंपेयर टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, व्हेन वी कंपेयर टू बॉन्ड्स ऑफ अ कंपनीज। तो अगर आपको बैंक्स में ही अगर आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो क्यों आप बॉन्ड्स खरीदोगे ना? ठीक है। तो बैंक डिपॉजिट्स इंपैक्ट करते हैं बॉन्ड यील्ड को। कैसे? समझ लो। तो सपोज मान के चलो बैंक डिपॉजिट पहले था इंटरेस्ट रेट 4% था, अभी बैंक डिपॉजिट बोल रहा है कि हम इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे 2% का। कब आप बैंक डिपॉजिट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगे? जब 4% से डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट पहुंच जाएगा 2% पे। ऑब्वियसली आप सोचोगे नहीं नहीं यार, मेरे में तो उसका कुछ फायदा नहीं है, मैं बॉन्ड्स में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे? अपना पैसा जो भी बैंक में डिपॉजिट्स में पड़ा हुआ है वो निकाल लेंगे और वो सोचेंगे कि हम बॉन्ड मार्केट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहां पे मुझे ज्यादा कूपन रेट मिल रहा है। बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 2%, बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 6%। तो लोग क्या सोचेंगे? बैंक डिपॉजिट से हम पैसा निकालेंगे और बॉन्ड्स में हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर लोग बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करने के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, बट उसका सप्लाई तो उतने का उतना है। जब बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाती है एज कंपेयर टू सप्लाई, तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। आपको पता है ना, कोई भी चीज का डिमांड बढ़ जाता है एज कंपेयर टू इट सप्लाई तो प्राइस बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन हमें देखने के लिए मिलता है, सिंपल एज दैट। तो बॉन्ड का अगर डिमांड बढ़ जा रहा है क्योंकि उसका सप्लाई उतना का उतना है, तो आप क्या देखोगे? बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होते हुए देखोगे। और जब आपको पता है बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होता है तो तब जाके क्या होता है? आपका जो यील्ड्स है वो डिक्रीज होते हैं। सिंपल एज दैट। ये जो भी चीज लिखी हुई है आप पढ़ लो, यहां से समझ में आ जाएगा आपको, जो चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। So when the interest rate in deposit decreases, large amount of people move to invest in the bonds, which means demand of the bond will increase and supply being constant. Then what will happen? When demand increases, price of a bond will increase, which means yield will decrease. And this proves the relation between bond price and yield of last slide. So यहाँ पे क्या हो रहा है? बैंक ने जब इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज किया उस केस में क्या होगा? बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगा। बॉन्ड प्राइस जब बढ़ जाएगा तो बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगा। सिंपल। गॉट इट सर? ठीक है। तो ये चीज आप समझ लेना, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, फिर से एक बार इसको देख सकते हो। चलो अभी इस पे कुछ न्यूज है यार। इंडिया ने 50 ईयर बॉन्ड इशू किया था सबसे पहले टाइम, ये आपको पता है क्योंकि ये हमने 10 दिन पहले पढ़ लिया था। ठीक है। तो यहाँ पे वही बात बोली है। सो 10,000 का पे यील्ड कितना मिल रहा है अभी करंटली पॉइंट ऑफ टाइम? यील्ड जो है उसका कितना है? 7.42% है। इंश्योरेंस और पेंशन फंड्स को ये 50 ईयर बॉन्ड क्यों अच्छे हैं इनके लिए, ये भी आपको पता है क्योंकि हमने डिस्कस किया था। चलो, मार्क टू मार्केट। ठीक है। ये क्या है यार? ये अकाउंटिंग प्रैक्टिस है। ठीक है। which reflects the true value of an asset in the current price। ठीक है। तो क्या है ना, बैंक्स ने कुछ पैसा टाटा मोटर्स जैसे कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है। कितने रुपए पे इन्वेस्ट किया था? 100 रुपीज पे इन्वेस्ट किया था। ठीक है। बट वो अभी बॉन्ड की प्राइस कम हो गई है। कितनी हो गई है बॉन्ड की प्राइस? 80 रुपीज हो गई है। ठीक है। 100 रुपीज पे बाय किया था, 80 रुपीज प्राइस हो गई है, मतलब क्या हो गया यार? बॉन्ड की वैल्यू कम हो गई है। तो इस केस में बैंक का तो नुकसान है। ठीक है। तो बैंक का अगर नुकसान हो जाएगा तो अल्टीमेटली डिपॉजिटर्स का नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर बैंक डूब गई तो डिपॉजिटर्स का पैसा भी डूब जाएगा। ठीक है। तो ये मार्क टू मार्केट क्या बताता है
कि जब जब बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज होता है तब तब बैंकों को कुछ पैसा साइड में निकाल के रखना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, 100 रुपीज बॉन्ड का वैल्यू था, 80 रुपीज जब बॉन्ड का वैल्यू हो गया है तो यहाँ पे बैंक को 20 रुपए साइड में निकाल के रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्यों रखने पड़ेंगे? क्योंकि यार अगर बॉन्ड का वैल्यू 0 भी हो गया फिर भी बैंक्स ऐसे कंडीशन में होने चाहिए कि वो अपना पैसा डिपॉजिटर्स को लौटा सके। अगेन एक एग्जांपल ले लो, 100 रुपीज का बॉन्ड था, जब उसकी वैल्यू 0 रुपीज हो गई तो यहाँ पे बैंक को 100 रुपीज साइड में निकालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो कंपनी डूब गई तो जिसकी वजह से एसबीआई का इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा, मतलब एसबीआई का पैसा डूब जाएगा। एसबीआई का अगर पैसा डूब गया तो डिपॉजिटर्स का नुकसान हो सकता है। तो डिपॉजिटर्स के नुकसान को ही बचाने के लिए हमने ये मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग प्रैक्टिस लेके आए हैं। तो हम इसके अंदर पैसा साइड में निकालते हैं और ये पैसा हम बोलते हैं कि डिपॉजिटर्स को लौटा देंगे अगर कुछ बुरी सिचुएशन आई तो। ठीक है, तो डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैव ऑलवेज बीन देयर। अभी तो हमने इंडिया में 50 साल का बॉन्ड इशू किया है, बट कोई कोई कंट्रीज है जहां पे 100 इयर्स का बॉन्ड है, कोई कोई कंट्रीज है वहां पे 1000 इयर्स का बॉन्ड भी है। तो यहाँ पे एनालिस्ट का मानना है कि इंडिया में अगर 100 इयर्स का भी बॉन्ड आया तो उस केस में भी इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स का डिमांड हमेशा रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। सो ये जो बॉन्ड होगा, ये जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर रही है तो इस केस में क्या होगा यार, जो उनका फिस्कल डेफिसिट है वो भी कम होगा। कैसे? ठीक है, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल 10 करोड़ का बॉन्ड इशू किया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसकी मैच्योरिटी है 10 साल की। ठीक है, तो वो 10 करोड़ के बॉन्ड पे एग्जाम्पल के तौर पे हर महीने, हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड होल्डर्स को 1-1 लाख रुपए दे रहा है। तो इस केस में गवर्नमेंट को का बस कितना नुकसान है, कितना पैसा बस उसको एक्सपेंस करना पड़ रहा है। मान के चलो वो 1000 करोड़ का बॉन्ड है, 1000 करोड़ के बॉन्ड को एक ही इन्वेस्टर ने खरीदा है। चलो, तो उस केस में गवर्नमेंट को हर साल कितना पैसा देना पड़ेगा? बस 1 लाख रुपए हर ईयर। तो 10 साल तक गवर्नमेंट बस 1 ही उसको स्पेंड करना पड़ेगा यार, उसके बॉन्ड इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, बॉन्ड इशू किया है गवर्नमेंट ने तो उसको बस 1-1 लाख ही रुपए देना पड़ रहा है अगले 10 साल तक। उससे उसका ज्यादा कुछ भी खर्चा नहीं है वो बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, बट 10वें ईयर में क्या हो जाएगा? जो भी 10 करोड़, 100 करोड़ जो भी उसने बोरो किया है वो 100 करोड़ पूरा का पूरा उसको वापस करना पड़ेगा 10वें साल। जब भी 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद उसको 100 करोड़ वापस करना पड़ेगा। तो उस केस में उसका कितना एक्सपेंसेस रहेगा? जो भी 10 ईयर कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंस रहेगा? 100 करोड़ प्लस 1 लाख रुपीस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर। तो उस केस में गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर रहेगा? 100 करोड़ प्लस 1 लाख। ठीक है, और पिछले 9 साल तक कितना बस उसका एक्सपेंडिचर था? 1-1 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट का फिस्कल बोरोइंग, दैट इज फिस्कल डेफिसिट, बस कौन से साल में सबसे ज्यादा रहेगा? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10 इयर्स, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहा है एज कंपेयर टू प्रीवियस 9 इयर्स। तो 10वें साल में सबसे ज्यादा फिस्कल डेफिसिट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अभी 50 साल का बॉन्ड है यार, तो 50वें साल पे गवर्नमेंट को पूरा पैसा लौटाना पड़ेगा बॉन्ड होल्डर को, दैट इज 100 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट कौन से साल में सबसे ज्यादा रहेगा इन दिस 50 इयर्स? ऑब्वियसली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 50 इयर्स। तो इसीलिए गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट हमेशा ज्यादा नहीं रहेगा क्योंकि वो लंबे ईयर का बॉन्ड इशू कर रहा है। तो हमारे पहले एग्जांपल में 10 साल के बाद उसका फिस्कल डेफिसिट एक टाइम ही ज्यादा रहेगा,
50 ईयर्स के कंसिडरेशन में 50 ईयर्स के बाद ही उसका फिस्कल डेफिसिट ज्यादा रहेगा। 100 ईयर्स के कंसिडरेशन में 100 ईयर्स के बाद ही उसका फिस्कल डेफिसिट ज्यादा रहेगा। सो विच इज अ वेरी गुड साइन, क्योंकि अगर उसका एक्सपेंडिचर कम है तो वो जो एक्सपेंडिचर है वो दूसरे कामों में यूज कर सकता है, वो ग्रीन इनिशिएटिव्स ले सकता है, पोवर्टी भगा सकता है, हॉस्पिटल्स को इंप्रूव कर सकता है, विच इज अ वेरी गुड साइन। ठीक है, सो ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स गवर्नमेंट के लिए तो फायदेमंद तो है ही है, बट उसी के साथ इंश्योरेंस और पेंशन फंड्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है ही है। चल, इवन 1000 years बॉन्ड एग्जिस्ट। कनाडा पैसिफिक कॉर्पोरेशन है, उन्होंने ये बॉन्ड को इशू किया था। देयर आर ऑल्सो बॉन्ड्स विद नो मैच्योरिटी डेट। तो कनाडा पैसिफिक कॉर्पोरेशन है, उन्होंने 1000 ईयर का बॉन्ड इशू किया है, पता होना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे बॉन्ड्स भी होते हैं यार जिनका ना कोई मैच्योरिटी डेट ही नहीं होती। अभी हमने बात किया 10 साल मैच्योरिटी डेट है, 50 साल मैच्योरिटी डेट है, 100 ईयर्स मैच्योरिटी डेट है, बट कुछ कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मैच्योरिटी डेट्स ही नहीं है। तो ऐसे बॉन्ड्स जिनका मैच्योरिटी डेट नहीं है उनको आप परपेचुइटीज बोलते हो। उनको आप क्या बोलते हो? परपेचुइटीज बोलते हो। ये सवाल एग्जामिनेशन में आ सकता है, परपेचुइटीज मतलब क्या होते हैं। सच काइंड ऑफ बॉन्ड्स व्हिच हैव नो मैच्योरिटी डेट आर नोन एज परपेचुइटीज। इन सच पेपर्स द इशूअर कंटिन्यूज टू पे कूपन पेमेंट फॉरएवर। ठीक है, रिलायंस ने बॉन्ड इशू किया है, उसका कोई मैच्योरिटी डेट ही नहीं है, तो रिलायंस क्या करेगा? सालों साल सालों साल सालों साल सालों साल पेमेंट करता रहेगा। ठीक है, द यूके गवर्नमेंट हैज इशूड सच बॉन्ड कॉल्ड एज कंसोल्स। तो अगर ये परपेचुइटीज यूके गवर्नमेंट इशू कर रही है तो वो परपेचुइटीज को हम कंसोल्स बोलते हैं। बाकी अगर कोई भी इशू करता है, बाकी कंट्री की कोई भी गवर्नमेंट इशू करता है तो हम उसको परपेचुइटीज ही बोलते हैं, पर ये परपेचुइटीज जब यूके गवर्नमेंट इशू करता है तो हम उसको कंसोल्स बोलते हैं। चलो, ओके। While issuers beat a corporation source stable money through this route while investors run their interest rate risk। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है, पहली तो बात कॉर्पोरेशन के लिए हमेशा उसका बीट कॉर्पोरेशन और सोवरेन सोर्स स्टेबल मनी थ्रू दिस रूट। ठीक है, उनको ना एक बार पैसा मिल गया, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, उनको क्या करना है, बस फंड्स देते रहना है, एक एक साल के अंदर इंटरेस्ट रेट देते रहना है बॉन्ड होल्डर्स को। ठीक है, बट अगर वो शेयर मार्केट्स में अपना ये पैसा उठाने के लिए जाते हैं तो उनको क्या दिक्कत होता कि यार कंपनी की अगर फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई तो क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर्स अपना पूरा का पूरा पैसा निकाल लेंगे, जिस केस में कंपनी का दिवाला निकल जाएगा, क्योंकि कंपनी के पास कुछ पैसा ही नहीं रहेगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने अपना पैसा निकाल दिया है। बट बॉन्ड्स केस में ऐसा चीज है ही नहीं, बॉन्ड्स में एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इन्वेस्टमेंट रहेगा ही रहेगा इन्वेस्टर्स का। तो इसके लिए बॉन्ड होल्डर के बॉन्ड्स के थ्रू कंपनीज को स्टेबल पैसा आते रहता है। ठीक है, और उसी में इन्वेस्टर्स को भी स्टेबल रिटर्न्स मिलते रहते हैं अपने बॉन्ड्स के ऊपर। बट इन्वेस्टर्स रन द इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क मतलब क्या यार? रिस्क मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। बॉन्ड्स पे इन्वेस्टर्स को 4% का या 6% का, फॉर एन एग्जांपल 6% का उनको कूपन रेट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। बट वो बैंक डिपॉजिट्स पे जब वो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा बैंकों के द्वारा 10%, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट पे लॉस हुआ है, इंटरेस्ट रेट का लॉस हुआ है। सो सच काइंड ऑफ रिस्क दैट इज ड्यू टू द difference in the interest rate is known as interest rate risk। ठीक है, if they need to sell such a bond when its yield is very high they lose tons of money। ये भी लाइन आपको समझ गई होगी, क्योंकि this line is with respect to the concept of bond price, coupon rate and bond yield। ये आप लाइन आप खुद ही समझ सकते हो, क्योंकि आपको बॉन्ड प्राइस, कूपन रेट और बॉन्ड यील्ड का डिफरेंस समझ गया है, उसका रिलेशन समझ गया है। So this is it, but I tried to explain each and everything to you in very detailed manner. So the things that are important here are everything, that is COP is important, SME platform is important, bonds are very very crucial because they have mentioned in your syllabus. So small medium platforms, this kind of news can be asked in the SEBI's grade A, but such kind of questions will
hardly be asked when you talk about RBI Grade B's phase 2. For phase 2, everything about bonds is important. For phase 2, conference of parties is important because there is a chapter called as sustainable development in your phase 2 syllabus of RBI grade B. So everything is important, but bonds को बहुत अच्छे से समझिए. वो अगर आपको समझ गया है तो मेरा आज का इंटेंशन बहुत क्लियर है. ठीक है, मेरा एक मोटो था कि आपको बॉन्ड्स बहुत अच्छे से समझाना है ताकि बॉन्ड्स में आपको कोई भी दिक्कत ना रहे. इसका जो मैं राइटअप है बॉन्ड्स का, मैंने जो लिखा हुआ है, एक ब्लॉग लिखा हुआ है, मैं आपको रात में 9:30 बजे भेज दूंगा. तब तक आप वीडियो देख लो. अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. ठीक है, जो भी आप मुझे बताना चाहते हो, जो भी सजेशन देना चाहते हो, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए. सो हैप्पी लर्निंग, डू बेटर, keep hustling every day so that you can reach your dreams as soon as possible. Thank you so much. My name is Rahul Kopulwar. So I hope to see you in the next lecture, that is tomorrow.